हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंजीनियरिंग टिप्स के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मेरे पास बार बार कमेंट आ रहे हैं, सर केमिस्ट्री वाइवा में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर भी एक वीडियो बना दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज हम एग्जामिनर से खुद पूछकर किस प्रकार से क्वेश्चन आपके वाइवा में पूछे जाएंगे, तो आइए हम सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद कर लेने हैं। आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे जिससे आपके वाइवा अच्छा जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं नंबर 1 पॉइंट्स की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले पॉइंट है, आपको एग्जाम के सामने जाना है, प्रॉपर ड्रेस में आपको जाना है और वहाँ पर आप जाकर आपको घबराना नहीं है। क्या? घबराना नहीं है। मैंने अधिकतर स्टूडेंट को देखा है, वो एग्जाम के सामने जाते हैं और वहाँ पर होपलेस हो जाते हैं, जिससे उन्हें जो भी क्वेश्चन आते हैं उनका भी आंसर वो भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको होपलेस नहीं होना है, आपको नॉर्मली वहाँ पर खड़े हो जाना है या बैठ जाना है जैसे ही वहाँ पर एग्जाम आपसे कहे। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं वाइवा की। तो फ्रेंड्स, एक पॉइंट और, आपको मेरे पास कमेंट आते हैं, सर हमारे पास प्रैक्टिकल फाइल नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, आपके पास फाइल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसका इफेक्ट आपके जो नंबर है ना उन पर पड़ सकता है। आपको फाइल बना के लेके जानी है, चाहे अब में 2 प्रैक्टिकल करें 4 प्रैक्टिकल करें, आपको फाइल वहाँ पर 100% आपको जमा करनी होगी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर वो फाइल तो सर चेक नहीं करते, देखते नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, आपको फाइल लेकर ही जानी है, इसमें 2 या 4 प्रैक्टिकल आप अवश्य कर लें। वो देखें या ना देखें वो बात की बात है। ठीक है, और बात करते हैं प्रैक्टिकल फाइल में। तो फ्रेंड्स, जितने भी आपने उसमें आपके वहाँ पर प्रैक्टिकल फाइल में एक्सपेरिमेंट कराए गए हैं, क्या एक्सपेरिमेंट जितने भी प्रैक्टिकल फाइल में कराए गए हैं, आपको सभी के नाम रट लेने हैं। ठीक है, यही आपसे पूछे जाएंगे, जितने भी आपने वहाँ पर एक्सपेरिमेंट कराए हैं सभी के नाम रट लें और कौन कौन से उनका सभी उद्देश्य याद कर लें, कौन कौन से फाइल हैं। ठीक है, क्योंकि वो एग्जामिनर आपसे ये पूछेंगे इसमें कौन कौन से प्रैक्टिकल आपने लिखे हैं, उनके नाम बताइए। तो फ्रेंड्स, आपको वहाँ पर अपने नाम बता देने हैं, जो जो आपने एक्सपेरिमेंट उसमें लिखे हैं। आपने लिखे हैं और नहीं नहीं लिखे हो, आपको नाम तो बताने होंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स, बात करते हैं इंपोर्टेंट वाइवा के क्वेश्चन। वाइवा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऐसे हैं, खुद एग्जामिनर द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, इनसे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले है ऑफ-बाउ का नियम। ठीक है, ऑफ-बाउ का नियम, ऑफ-बाउ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है एक एक करके जोड़ना। ठीक है, रसायन विज्ञान में ऑफ-बाउ का नियम परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ठीक है जी, यह सिद्धांत क्या बताता है? यह सिद्धांत बताता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा वाले कक्षकों में एक एक करके भरते हैं। ठीक है जी, मेन पॉइंट यहाँ पर ये है, आपको ये बता देना है, ये परमाणु में इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा वाले कक्षकों में एक एक करके भरते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका अफवाह का नियम रहने वाला है। बात करते हैं रदरफोर्ड के नियम की। तो रदरफोर्ड का नियम क्या कहता है? रदरफोर्ड का नियम परमाणु की संरचना को समझने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। ठीक है, ये आपको नहीं बताना है, आपको बताना है इस नियम के अनुसार परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। ठीक है, परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है और उसका सारा द्रव्यमान और धनात्मक आवेश एक छोटे से केंद्रित भाग में होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यही रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में बताया था। ठीक है जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बोर का परमाणु मॉडल। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बोर का परमाणु मॉडल, नाभिक और इलेक्ट्रॉन, परमाणु के केंद्र में एक छोटा धनात्मक आवेशित नाभिक होता है। ठीक है जी, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। आपको एक ही पॉइंट बता देना है, तो एग्जाम में आपको वहाँ पर नंबर दे देगा। आप याद करने को इनके 4 पॉइंट हैं, 1 2 3 और नेक्स्ट आपका। ठीक है, नेक्स्ट हमने लगाए नहीं है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप ये 3 पॉइंट याद कर लीजिए बोर के परमाणु मॉडल में, आप फिर ना बता दीजिए। अब बात करते हैं क्वांटम संख्याएं, बहुत ज़्यादा पूछते हैं एग्जामिनर से। क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के कोष, उपकोष, ऑर्बिटल तथा चक्कर की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। ये 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वे संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के कोष हैं, उपकोष हैं, ऑर्बिटल तथा चक्कर की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, उन्हें हम क्वांटम संख्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके प्रकार क्या है, आइए हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 4 प्रकार की होते हैं, मुख्य क्वांटम संख्याएं, द्विगंशी क्वांटम संख्याएं, चुंबकीय क्वांटम संख्याएं और चक्कर क्वांटम संख्याएं। तो फ्रेंड्स, इन्हें हम एन से प्रदर्शित करते हैं मुख्य वाले को, और द्विगंशी करते हैं हम एल से, और इसे एम से, और इसे
एन से, ठीक है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं पाउली का अपवर्जन नियम, ठीक है। पाउली का अपवर्जन नियम क्या रहने वाला है? पाउली का अपवर्जन नियम क्वांटम यांत्रिकी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे 1925 में वुल्फगांग पॉली ने प्रतिपादित किया। ये आपको नहीं बताना, आपको बताना है ये मैन सरल शब्दों में। यह नियम कहता है कि किसी भी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन चारों क्वांटम संख्याओं के समान नहीं रख सकते। यानी देखो यहाँ पर पढ़ सकते हैं, मैं इसे जूम कर देता हूँ, आराम से आप पढ़िए। ये रहा, परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन चारों क्वांटम संख्याओं एन एल एम एस के समान नहीं रख सकते। यानी एक परमाणु को कोई दो इलेक्ट्रॉन एक ही क्वांटम अवस्था में नहीं हो सकते हैं, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स पाउली का अपवर्जन नियम ये रहा, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं हुंड का नियम। तो फ्रेंड्स केमिस्ट्री में आपके हुंड के नियम ही ज़्यादा, मतलब ये नियम ज़्यादा है। यही नियम, जितने मैं नियम बताऊंगा उनमें से एक तो नियम आपसे अवश्य पूछा जाएगा, ठीक है। आपको आराम से नियम बता देना है। हुंड का नियम, हुंड का नियम परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह नियम बताता है कि जब एक ही ऊर्जा स्तर के कई कक्षक उपलब्ध होते हैं तो इलेक्ट्रॉन उन कक्षकों में एक एक करके बढ़ते हैं और तभी युग्मित होते हैं जब सभी कक्षक एक एक इलेक्ट्रॉन से भर चुके हैं, ठीक है। सरल शब्दों में आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन पहले खाली कक्षकों में एक एक करके प्रवेश करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वो पहले खाली कक्षक होते हैं ऑर्बिटल, उसमें एक एक करके प्रवेश करता है। जब सभी कक्षक एक एक इलेक्ट्रॉन से भर जाते हैं, जैसे कि इस प्रकार से आपने देखा होगा, ये आपका कक्षक होते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन भर गया, दूसरा भर गया, तीसरा भर गया, फिर इस प्रकार से भरे जाते हैं, ठीक है। तो ये युग्मित हो गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है, तभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने लगते हैं। यही आपका हुंड का नियम है, ठीक है फ्रेंड्स। सभी एकल इलेक्ट्रॉनों का चक्र समान होता है। फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट नियम की। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीकरण क्या है। आपसे बहुत पूछा जाता है ऑक्सीकरण क्या है, बच्चे वहाँ पर नहीं बता पाते हैं। तो ऑक्सीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि पदार्थ को की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है। प्रक्रिया कई प्रकार से हो सकती है, जैसे ऑक्सीकरण जोड़ दो, जैसे कि हमारा कोई ऑक्सीकरण क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि H2 है, ठीक है। इसमें हमने ऑक्सीजन जोड़ दिया तो ये मिलकर क्या बन जाता है आपका H2O, H2O बन जाता है। तो इसमें आपका ये O क्या है, ये आपका हो गया फ्रेंड्स ऑक्सीकरण, क्या ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपचयन की। तो फ्रेंड्स अपचयन इसका विपरीत होता है। अपचयन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हट जाती है या हाइड्रोजन जुड़ जाता है या फिर इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। इसे दूसरे शब्दों में यह भी कहा जाता है कि अपचयन किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या को कम करता है। जैसे फ्रेंड्स मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि आपका H2 है, ठीक है, H2O, ये आपका H2+O, आपने यहाँ से O हटा दिया तो ये हो गया इसका अपचयन, क्या अपचयन। ये ऑक्सीकरण का विपरीत होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैराडे के नियम। तो फ्रेंड्स फैराडे के आप सभी को पता है, फैराडे के दो नियम थे। तो फैराडे का पहला नियम क्या रहने वाला है, क्या कहता है फैराडे का नियम, जब किसी बंद परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो इसे ही हम फैराडे का नियम कहते हैं। सरल शब्दों में आप कह सकते हैं, जब आप एक चुंबक को एक तार के कुंडली के पास ले जाते हैं, जब आप कोई चुंबक है और आपके पास कोई तार की कुंडली है, आप उसके पास ले जाते हैं या दूर ले जाते हैं तो कुंडली में एक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। यह इसलिए होता है क्योंकि चुंबक के गति करने से कुंडली के आसपास का चुंबकीय क्षेत्र बदल जाता है, ठीक है जी। आप इसके एग्जाम्पल भी बता देंगे तो वहाँ पर और अच्छा होगा, जैसे कि बिजली का जनरेटर हो गया, आपका ट्रांसफार्मर हो गया, ये सब आपके फैराडे के पहले नियम के अनुसार है, ठीक है। बात करते हैं फैराडे के दूसरे नियम के बारे में। तो फ्रेंड्स फैराडे का दूसरा नियम क्या कहता है, किसी बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ की मात्रा उस परिपथ से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपने ये बता दिया तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये कुछ वीडियो में प्रॉब्लम हो रही है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर फॉर्मूला बता सकते हैं, जैसे कि सिग्मा बराबर -ED5/EDT, ठीक है।
ये आपका फैराडे का दूसरा नियम होने वाला है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्राथमिक सेल, ठीक है। प्राथमिक मतलब प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल आपसे पूछे जाते हैं। तो प्राथमिक सेल आपका होता क्या है, मतलब प्राइमरी सेल, इन्हें हम एक बार ही उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इनका उपयोग एक बार ही किया जा सकता है। एक बार रासायनिक अभिक्रिया पूरी हो जाने के बाद इन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स ये ऐसे सेल होते हैं जिन्हें हम पुनः यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आप बता सकते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। एग्जाम्पल आप बता सकते हैं जैसे साधारण बैटरी, कार की बैटरी आदि। ये सब आपके प्राथमिक सेल हैं, ये एक बार खराब हो जाते हैं तो इन्हें यूज नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स बात करते हैं सेकेंडरी सेल के बारे में, द्वितीयक सेल। तो फ्रेंड्स ये ऐसे सेल हैं जिन्हें हम चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। देखो पुनः चार्ज करने योग्य है, इनको बार बार चार्ज करके उपयोग किया जा सकता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स प्राइमरी सेल में होती है अनुत्क्रमणीय क्रिया और सेकेंडरी सेल में होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। ये आपको बता देना है, एग्जाम्पल भी आपको बता देना है। उसमें आपका सिंपल बैटरी थी, इसमें आपकी मोबाइल फ़ोन की बैटरी, लैपटॉप की बैटरी आदि जिन्हें हम चार्ज कर सकते हैं, ये आपके सेकेंडरी सेल होने वाले हैं, ठीक है। फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट कक्ष तथा कक्षक में अंतर। ये बहुत पूछते हैं एग्जामिनर। यह नाविकों के चारों ओर का वृत्ताकार पथ है जिस पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये आपके हो गए फ्रेंड्स ऑर्बिट, इन्हें हम इंग्लिश में ऑर्बिट भी बोलते हैं, ऑर्बिट, ठीक है। और कक्षक को बोलते हैं हम ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। आपसे इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं, आपको दोनों लैंग्वेज में आना चाहिए, ठीक है। कक्षक क्या होते हैं आपके, यह त्रिविमीय अंतरिक्ष का एक नाविक के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहां ई की वैल्यू, ई की पाए जाने की संभावना अधिक होती है, ठीक है। जहां पर ई का मान अधिक पाया जाता है वो आपका कक्षक होता है, ठीक है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं समस्थानिक और संभारिक में अंतर। सबसे ज्यादा सरल क्वेश्चन, ठीक है। समस्थानिक एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो फ्रेंड्स समस्थानिक, जैसे मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, समस्थानिक, सम मतलब समान, समान, ठीक है। समान इसमें क्या है आपके प्रोटॉन, ठीक है। समान स्थान, समान स्थान, ठीक है। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या तो समान है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या आपकी भिन्न भिन्न होती है। एग्जाम्पल में आप बता सकते हैं कार्बन 12 मतलब C12 और C14, ठीक है। इसके रासायनिक गुण समान होते हैं। फ्रेंड्स बात करते हैं संभारिक मतलब समान भार, ठीक है। संभारिक विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या समान होती है, ठीक है, लेकिन अलग अलग होती है। इसमें कुछ मिस्टेक है, ठीक है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अपने पास से ना, उदाहरण इसमें आर्गन 14 और कैल्शियम 14, इनके गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके वाइवा में पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।